मुख में मीठे बोल हैं, हृदय कपट का भाव, अब मानव में नहीं है सच सुनने का चाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान का बेहद खास शो जिसका नाम है सच के साथ। लेकिन यहाँ तो सच की बात ही होती है। हर मंगलवार और गुरुवार को जब मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो सच की एक ऐसी कहानी आपके लिए मैं लेकर आता हूँ जिसके लिए जानना, जिसको सुनना, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज जिस बड़े सच की हम बात करने जा रहे हैं वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके अपनों से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। और आज का ये शो आप अपने लिए चाहे ना भी देखें लेकिन अपनों के लिए आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुद से ज्यादा हमारे अपने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे उस खान पान की, उस लाइफस्टाइल की जिसने हमारी जिंदगी की स्टाइल को बेतरतीब कर दिया है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है, आज डिटेल में माइन्यूटली हर पॉइंट पे मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ ये भी समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बदलते हुए अंदाज की वजह क्या है और हम किस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज के 50 से 55 मिनट जो आप मेरे साथ गुजारने जा रहे हैं ये बहुत खास हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस शो को देखने के बाद थोड़ा ही सही आपके जीवन में आज परिवर्तन जरूर आएगा। और परिवर्तन की वो अलख आप खुद तो जलाएंगे ही, उसे आगे पास ऑन भी करेंगे। आप जानते ही हैं डीडी किसान के इस खास शो जिसका नाम है सच के साथ, इसकी रवायत है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ता है और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर रिमोट तो साइड में करना है, समय को जाया नहीं करना है, हमारे साथ रहना है और अगले कुछ मिनट तक सिर्फ और सिर्फ सच को देखना है, क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आमदनी का मुख्य जरिया खेती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं। आबादी का ये हिस्सा गांव और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, खेतों में फसलें उगाता है। हालांकि किसानों की सहायता के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन एक पहलू पर अभी भी काफी ध्यान देने की जरूरत है और वो है किसानों की सेहत और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। हालांकि सेहत का मुद्दा सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि गांव और शहरों में रहने वाले सभी लोगों के लिए अहम है। अहम इसलिए भी क्योंकि आजकल काफी कम उम्र में ही युवाओं को बीमारियां घेर रही हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां तो जानलेवा साबित होती हैं। नाचते गाते हंसते खेलते हार्ट अटैक आना इसी का उदाहरण है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें खराब लाइफस्टाइल, सिगरेट, शराब, स्ट्रेस और स्टेरॉइड लेना मुख्य है। मोटापा भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन समय रहते ध्यान देने से इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। जैसे खाने में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, कम फैट वाले प्रोटीन और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को एकदम संतुलित रखें। मोटे अनाज यानी श्री अन्न और उससे बनी चीजों को आहार में शामिल करें। मोटे अनाज में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियक रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए ये अच्छे रहते हैं। शुगर और हार्ट के मरीज के लिए भी मोटा अनाज काफी अच्छा साबित होता है। खाने के अलावा हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। शराब, सिगरेट, तनाव से दूर रहें और वजन को बढ़ने न दें। शहरों के साथ साथ ये समस्या अब गांवों में भी पैर पसारने लगी है। हालांकि दूषित होते फल सब्जियों के लिए फसलों में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना भी एक कारण है, लेकिन किसान चाहें तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक और जैविक खेती करके किसान फसलों को जहरीले रसायनों से बचा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं जैविक खेती में रसायनों का इस्तेमाल काफी कम होता है, इतना कम कि फसल की सेहत के लिए तो काफी हो, लेकिन इंसानी शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि रसायनों के अधिक इस्तेमाल और लगातार संपर्क में रहने से किसानों को सांस और त्वचा से जुड़े रोग भी हो सकते हैं।
लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इस परेशानी से बचा जा सकता है। कीटनाशक का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब इसकी सही में जरूरत हो। सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए कीटनाशकों का ही इस्तेमाल करें। इस तरह कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रख के और सही खान पान व व्यायाम को अपनाकर हम काफी हद तक बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश करी कि ये जो खान पान है और बदलती हुई जीवन शैली है वो हमें कितना नुकसान दे रही है। आप जानते हैं इस रिपोर्ट के बाद हम खास मेहमानों से बातचीत करते हैं। मैं आपके साथ हमेशा की तरह घनश्याम उपाध्याय हूं और मेरे साथ पैनल में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और खास बात यह कि आज मेरे इस पैनल में 2 डॉक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे फिट रहना है। परिचय मैं आपको करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार साहब जो फॉर्मर एडिशनल एम्स से हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिग्दर्शन शर्मा जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अविनाश चंद्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनीता डागर चर्चा का हिस्सा है, आप अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की, और आज की चर्चा बहुत खास होने जा रही है, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। सबसे पहले विजय जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, एक कहावत है कि हम जो खाते हैं वैसे ही दिखते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन सर इस अन्न को जरा समझाइए, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि खाना हमारा दोस्त है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं आजकल ये दोस्त तो दुश्मन हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डीडी किसान का कि ये इस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हम अपनी ओपीडी में देखते हैं रोज़मर्रा की ओपीडी में, तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं वो ज़्यादातर हमारे अन्न से और खान पान से ही जुड़ी हुई हैं, या यूँ कहें कि लाइफस्टाइल डिजीज़ आप उन्हें कह सकते हैं। तो जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है जो बीपी की बीमारी है, ओबेसिटी जो मोटापा है, मेन बीमारियां हैं। उनके साथ फिर और दूसरी बीमारियां जो फिर किडनी खराब होना और ये सब जो चीज़ें हैं, मोस्टली जो हैं सब हमारे खान पान से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। अगर खान पान हमारा हम ठीक कर लें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं मेडिकल की कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उसमें ये डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है, एक्सरसाइज लाइफ, उसमें डाइट जो है सबसे पहले डाइट का ही आता है। तो अगर ये डाइट जो है ये हमें अगर 80 साल में अच्छे से जीना है तो 18 साल से 8 साल से वहीं से अपनी डाइट को अच्छे करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि जो गर्भ है माँ के पेट से ही जो है हम जो खान पीन जो उसका असर वहाँ से जो माँ हमारी खाना खाती है शिशु के उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसके जेनेटिक मेकअप के उस पर। तो वहाँ से इसका शुरू होता है और अंत तक जो है खाना पीना जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर डी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। डी शर्मा जी, असल में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और क्यों ना खाएं? सर, इतनी व्यस्ततम जीवन में ये कैसे समझ पाएं और कैसे एडजस्टमेंट करें कि समय के साथ हम इस खाने की शैली को बदल पाएं? धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि इस व्यस्त समय में, तो सबसे पहले हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने शरीर के लिए, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, हम अर्न करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो क्यों हम अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आधा या 1 घंटा नहीं निकाल सकते? तो जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि 2 चीज़ें आती हैं, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहले डाइट होती है और बाद में एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले हमें कम से कम ये करना चाहिए कि हम अपने लिए सप्ताह में ज़्यादा नहीं तो 5 दिन का समय अवश्य निकालें। अच्छा। अगर 1 या 2 घंटा नहीं निकाल सकते तो कम से कम 1 घंटा हम अवश्य निकालें। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम सारे काम अपने करते हैं और स्वास्थ्य को हम पीछे रख देते हैं। तो जहाँ तक डाइट का प्रश्न है, ये हर उम्र और व्यक्ति के जेंडर वगैरह पे भी निर्भर करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन अवश्य हैं जो सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो एक तो हमें ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि
जो आज की डेट में जिसे हम मोटापा या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से, और हमारे अत्यधिक जो चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, हम बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इन दो चीज़ों का परिणाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंतर्गत हम आज वयस्क लोगों में जो देखते हैं, जिसमें आपका मोटापा आता है। जैसे कि अगर आप मेल हैं और आपकी जो वेस्ट है वो 40 इंच से ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा हायर साइड में है, बीपी नहीं है बट वो हायर साइड में है। इसी तरीके से आपकी जो शुगर वैल्यूज़ हैं वो अभी डायबिटीज़ की कैटेगरी में नहीं फॉल करती हैं बट ऑन हायर साइड है। इसी तरीके से आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी ज़्यादा है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को मिलते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है कि वो समय रहते इनको ठीक कर लें, अदरवाइज उनको भविष्य में हार्ट की संभावना, स्ट्रोक की संभावना और डायबिटीज जैसी बीमारियों की संभावना आम व्यक्तियों के मुकाबले कई गुना अधिक होने के चांसेस रहेंगे। तो समय रहते अगर नहीं चेते तो फिर ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सर रहिएगा मेरे साथ, हमारे साथ अनीता जी भी हैं, और अनीता जी को आप जानते हैं ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ऑर्गेनिक खेती करती हैं, उसमें इनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन अनीता जी, खेत में बीज बोते वक्त किस तरह के ख्याल आते हैं, क्या खाएंगी, क्या खिलाएंगी, और किस तरह की प्रैक्टिस असल में हमको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जो ग्राउंड पे हम सही से एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे, दिक्कत है कहाँ में? दिक्कत सबसे बड़ी जो आ रही है, मैं सभी को बताना चाहूंगी कि देसी बीज जो हैं हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। देसी बीज के लुप्त होने से न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है खाने की, वो कम होती जा रही है। अब आप देखेंगे कि लोग न्यूट्रिशन के पीछे भाग रहे हैं और इनटेक वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। या तो हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन है, डॉक्टर साहब इस बात को बता भी सकते हैं, या फिर जो एक हमारा तबका है, उच्च लेवल के जो लोग हैं वो ज्यादा इनटेक कर रहे हैं कैलोरीज का और बर्न नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। यदि हम खेत की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन है, हवा का रुख जो है, काफ़ी सारी तमाम चीज़ें हैं जो खेती में साथ नहीं दे रही हैं। और अब क्योंकि हाई अलर्ट पे बॉडी चल रही है सभी की, जहां कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति को कम करने के लिए हम किसानों पे जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम सभी जहर मुक्त खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यदि आप आंकड़ों की बात करेंगे, पिछले 2-3 सालों से किसान जो हैं अब जागरूक हो रहे हैं और जहर मुक्त खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनीता जी, आप किसान भी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, महिला हैं, गृहिणी हैं, मतलब इन कंपैरेटिव मेल की, एक पुरुष के कंपैरिजन में तुलनात्मक दृष्टि से एक महिला की कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है? मैं ये नहीं कह रहा कि महिला ही जिम्मेदार है, लेकिन एक गृहस्थी को चलाने के लिए एक अहम पहिया, एक अहम धुरी एक महिला है। आपको क्या लगता है उसकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो अपने पति को देखती है, अपने इन लॉज को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, घर के दूसरे मेंबर्स को देखती है जिनकी जिम्मेदारी उन पर है? ये जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? आपने बहुत अच्छी बात बोली है। महिला होने के कारण हमें और हमारी जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी शुरुआत घर से होती है। घर में बच्चे, बुजुर्ग, स्वयं महिला, सबकी सेहत का जो राज है, जो जैसी सेहत हमारी होगी उसके पीछे एक महिला का ज्यादा से ज्यादा रोल है। आप देखेंगे कि घर में क्या राशन आना है, कहाँ से आना है, क्या बनेगा, ये सारी जिम्मेदारी जो है एक महिला के कंधों पर होती है, जिसे बखूब निभाना भी चाहिए। आज के टाइम की यदि हम बात करें तो बच्चों को हम लोग कुछ भी खिला देते हैं, बाहर का बहुत ज्यादा खिला देते हैं। बच्चा कुछ खा नहीं रहा, उनके पीछे भागते हैं कि वो कुछ भी खा ले, कैसा भी खा ले, जो कि बहुत गलत है। बस खा ले, कुछ भी खा ले। हम ये नहीं सोचते कि जो बच्चा खा रहा है उसके शरीर में जाके वो उसको क्या एनर्जी देगा। यदि हम इतना सोच लें तो सबकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो रही है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ चल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम उस जिम्मेदारी को भी बखूब निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने घर पे लोगों की सेहत की जिम्मेदारी को भी बखूब निभाएं और उसमें भी हम अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा दें ताकि हम एक दूसरे को स्वस्थ रख सकें। ठीक है, तो इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी, तभी एक मजबूत इमारत हम देख पाएंगे स्वास्थ्य के लिहाज से। अविनाश जी भी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अविनाश, असल में
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि 80% से ज्यादा बच्चे छिपी हुई भूख से पीड़ित है। छिपी हुई भूख से आशय यहाँ पे है कि जो पोषक तत्व उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, उसके बदले में वो जंक फूड खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। जो छिपी हुई भूख है, ये कितना खतरनाक आंकड़ा है अगर 80% से ज्यादा बच्चे इस भूख से पीड़ित हैं। आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है और हम सभी ये अपने आसपास भी इस चीज़ों को अनुभव हम कर पा रहे हैं। मैं रिपोर्टिंग के लिए जब मैं शहरों में, छोटे शहरों में, गांव तक में जब मैं जाता हूं तो मैंने वहां पे देखा हुआ है कि रेहड़ी पटरी पे, ठेले पे आजकल चाउमीन, नूडल्स, मोमोज ये सारी जगह ये अवेलेबल हैं और बच्चों को, बड़ों के साथ साथ बच्चों को वो चाव से खाते हुए देखा जा सकता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि इसमें MSD नामक एक खतरनाक केमिकल है जिसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारे जो स्वादवर्धक के तौर पे, और वो हमारे शरीर के लिए इतना नुकसानदायक है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी के चलते कुछ समय पहले तक एक मल्टीनेशनल ब्रांड के नूडल्स बनाने वाली कंपनी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया था। तो इस तरीके से हमारे अगर हम आसपास देखें तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम उन्हें उनके स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी चीज़ें भी खिला रहे हैं, हरी साग सब्जियां तक भी खिला रहे हैं। अगर चाउमीन, नूडल्स और मोमोज इत्यादि फास्ट फूड की बात अगर ना करें तो हमें लगता है कि हम उन्हें हरी सब्जियां खिला रहे हैं और बहुत अच्छी है और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि कभी किस तरीके से उन पे केमिकल स्प्रे करके उन्हें हरा बनाया जाता है, कलरफुल बनाया जाता है, उस पर वैक्स लगाया जाता है ताकि वो देखने में बिल्कुल ही एकदम तैयार दिखे। हाँ, एकदम से लगे कि ये ताज़ा अभी बिल्कुल तोड़कर अभी लेके आया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने रिपोर्टिंग के दौरान कई बारी देखा होगा कि गंदे नाले के पानी से सब्जियों को धोना और वो डायरेक्ट हमारे घर में आना और उसे हम बिना अच्छे तरीके से धोए या पकाए जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, हम तो देख रहे हैं कि हमने बहुत हरी सब्जी खरीदी है, ताज़ी सब्जी खरीदी है और उसे लाके पका के हम खा रहे हैं और अपने आप को अंधेरे में हमने रखा हुआ है, अपने बच्चों को हमने अंधेरे में रखा हुआ है कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो विकल्प नहीं है क्या? हम ऑप्शनलेस हैं, वही खाने के लिए कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है क्या हमारे पास? बिल्कुल, दरअसल है क्या कि हमारे यहाँ जो प्रशासनिक स्तर पे जो लापरवाही है, मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पे इतने उनके कड़े मानदंड हैं कि आप वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो मानक तय किए गए हैं उससे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को आप उसमें मिला नहीं सकते। अच्छा। और सारी चीज़ें उनके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो वास्तविक मात्रा में उस पर लिखे होते हैं और लोग ध्यान से उनको पढ़ते हैं और ख़रीदते हैं कि उनको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। हमारे इंडिया में अभी शहरों में तो धीरे धीरे ये कल्चर आ रहा है, लेकिन अभी छोटे 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में तो अभी भी ये कल्चर नहीं है कि हम जो पैक्ड फूड खा रहे हैं। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा देश भारत जो कि कृषि प्रधान देश है और हम यहाँ पे ताजे भोजन करने के आदी हैं, हमारा शरीर ताजे भोजन करने का आदी है, लेकिन हम किसी तरीके से हम एक पाश्चात्य जो जीवन शैली है उसके तहत हम पैक्ड फूड खाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है और अत्यधिक मात्रा में उस पर निर्भर हैं और हम ना तो उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं और उसमें भी इंग्रेडिएंट्स भी अगर मेंशन होते हैं तो केमिकल की कोडिंग ऐसी लिखी होती है कि वो आम इंसान उसे नहीं जानता है या नहीं समझता है और हमें पता नहीं होता कि हम दरअसल क्या खा रहे हैं। ऊपर लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक है या लिखा होता है कि ये फ्रूट जूस है, लेकिन अंदर पता लगता है कि वो सिर्फ फ्लेवर मिले हुए हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। तो जागरूकता के आधार पे भी हमें बहुत सजग रहना होगा और शासन प्रशासन और सभी को लोगों को शिक्षित करना होगा कि दरअसल जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं और वो किस कदर हमारे शरीर को फायदा या नुकसान तो पहुंचा रहा है। पाश्चात्य शैली के हिसाब से खाना तो सीख लिया, लेकिन उनके जो दूसरे मानक है उस पर उतरना हम थोड़ा सा भूल गए। सभी खास सामान लेकर लगातार मेरे साथ बने हुए, चर्चा बहुत अहम है और आज हम खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, आपकी स्टाइल की बात कर रहे हैं जो आप खाने पीने में अडॉप्ट करते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में जो पेय पदार्थ हैं वो कितने बड़े संकट की वजह हमारे जीवन में बन सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। ये इडियट उसे खरीदने चला था। ऐसे बनने से क्या होगा? अरे तुम शाबाश, इतना याद रखना। यही बात अगर आपने ऑफिस में कही होती तो शायद इस बात पर खुश होने की बजाय वो आपको समझने में लगे होते। आई नो दैट,
दोबारा फोन करने की क्या जरूरत है? तोहफा, बधाई, आर यू क्रेजी? मैंने तो तुम्हें कोई तोहफा नहीं भेजा। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज हम उस खाने पीने की चीजों का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सच जानने के बाद आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होगा, ये तय है। लेकिन उस नुकसान से आप बच जाएं, यही हमारी कोशिश है। और बेहद खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विजय हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विजय, जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रेक से पहले हमने कई बातों पर चर्चा की, लेकिन अब ये समझाइए मेरे व्यूवर्स को कि ज्यादा खतरनाक क्या है, खान पान या खान पान का तरीका? जी, जैसे कि हम सब पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, तो एक डर सा हो गया है, और हमारा मकसद और शायद जो है कि हमें लोगों को सचेत करना है, उन्हें डराना नहीं है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, हमें उन्हीं में से खाना है। ऐसा नहीं है कि हम विकल्पहीन हो जाएंगे। तो जैसे कि सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी आपके मौसमी जो सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, वो आप खाएं, ठीक है। आप जो कोल्ड स्टोरेज के, या आप सर्दियों में अगर जो है तरबूज या खरबूजा खाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है कि आप जो है कुछ केमिकल्स अपने अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसका सीजन नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स जाहिर तौर पे मिलाए गए होंगे। ऐसे ही सब्जियों का भी है, जो सीजनल सब्जियां हैं आप वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में लें। और जैसा कि अभी अविनाश जी बता रहे थे कि जो हिंडन नदी के री उससे या और ऐसी जगहों से जो है सब्जियां उगाई जा रही हैं, और उनमें एम्स की जो टॉक्सिकोलॉजी लैब है उसने टेस्ट किया है उनका, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी मेटल्स की वो है। तो उस पर भी जो है गौर किया जाएगा, और धीरे धीरे सरकार हमारी उसमें कोशिश कर रही है कि उन मानदंड को पूरा किया जाए, और जो सब्जियों में जो है एक तय मात्रा से ज़्यादा जो है केमिकल्स वगैरह ना हो। तो उसके लिए हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण जो हो रहा है, उन पे भी एक नकेल कसने की ज़रूरत है। अब बीइंग ए कंज्यूमर, मतलब एक उपभोक्ता होने के नाते हमारा इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो प्रशासन और उनकी जिम्मेदारी है। हमारा एक कंट्रोल है कि हम एक तो क्वांटिटी का ध्यान रखें। अगर आपको लाइफस्टाइल में अपना देखना है कि अब आपका बच्चा जो है वो वेट गेन हो रहा है, तो उसकी एक तो जांच कराएं कि उसको थायराइड वगैरह तो नहीं है, और उसकी अगर आप थायराइड वगैरह है या कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं, और उसको डाइट जो है उसकी आप रेगुलेट करें। उसे बहुत ज़्यादा जो है ये आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या जो इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रोसेस्ड फूड से आप अपने घर में, बच्चा जो है आपको देख के ही सीखता है। परिवार में बड़े लोग अगर कंट्रोल रखेंगे तो बच्चा भी जो है एक अनुशासित जीवन जी सकता है, और वो भी इन चीज़ों को जो है अपने जीवन से हटा सकता है। तो हम बीइंग ए अवेयर कंज्यूमर जो है, एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का सेवन जो है बड़े ध्यान से करें। और जैसा कि अविनाश जी ने बताया, पैक्ड फूड जो हैं उनको जो है आप जहां अवॉइड हो सकता है वहां अवॉइड करें, और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जो है जूसेज, फ्रेश सब्जियां जो हैं वो खाएं। ताजे भोजन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ठीक है, तो डिब्बा बंद खाने का जिक्र अविनाश डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन अविनाश मैं कहीं पढ़ रहा था कि डिब्बा बंद खाने की जो पूरी फेहरिस्त है उसमें हमारा देश 13वें नंबर पे आता है। 13वें पायदान में डिब्बा बंद खाने वालों में हम शुमार होते हैं। ब्रिटेन बहुत आगे है और अमेरिका भी बहुत आगे है। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हम बाकी चीजें तो अडॉप्ट कर लेते हैं, बाकी चीजें नहीं सीखते हैं, लेकिन ये जो 13वां पायदान है कितना खतरनाक है हमारे लिए डिब्बा बंद फूड के हिसाब से। जिस तरीके से हमारी जो हमारे देश की आबादी है उस हिसाब से 13वें पायदान पे होने का मतलब है कि एक बड़ी मात्रा में जो हमारे देशवासी हैं वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ ना केवल सेवन कर रहे हैं बल्कि प्रतिदिन कर रहे हैं। और मैं
ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और वहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं वो कामकाजी हैं, महिलाएं पुरुष सभी काम करते हैं और उनके यहाँ मैक्सिमम हफ्ते में 5 दिन दोनों वक्त का खाना जो होता है या तो बाहर का होता है या फिर पैक्ड फूड को ही वो गर्म करके और खाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं वो कितना हमारे लिए नुकसानदायक है या कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। और डिब्बा, मैं ये नहीं कह रहा कि डिब्बा बंद खाना हमेशा ही ख़राब है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है या हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी हैबिट तो हो गई है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीद कर खाने की, लेकिन अभी भी हमारी हैबिट ये नहीं हुई है कि हम उनको जांच ले, परख ले, कौन सी चीज़ किस मौसम में खानी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे कि अगर हम बेमौसम की चीज़ें खाएंगे, अगर मौसमी चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो पैक्ड अगर फूड होंगी या फिर प्रोसेस्ड फूड होंगी तो वो ज़रूर उसमें केमिकल मिलाए गए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, और वो हमारे शरीर पे कितना उसका नुकसान होना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। हालांकि अन्य देशों में तो ये प्रशासन तय करता है कि आप कौन सी चीज़ में कितनी मात्रा में, अधिकतम कितने मात्रा में आप जो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं वो मिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इसमें बहुत लापरवाही होती है और जिसका खामियाजा हमारे देश के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, शारीरिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पे भी। तो डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ हैं वो एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि एक महामारी को न्योता दे रहे हैं। अच्छा। हम सभी को ये सजग रहना होगा और ये देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शर्मा, खाने की तो हमने बात की, लेकिन अब गर्मी का मौसम है, पेय पदार्थों की भरमार देख पाएंगे, अपने फ्रिज में हम देख पाएंगे, कई तरह के ड्रिंक्स हम देख पाते हैं और कई ड्रिंक्स को बाजार में ये कह के परोसा जा रहा है कि भाई ये एनर्जी ड्रिंक है, ये हेल्दी ड्रिंक है। सर, ये एनर्जी ड्रिंक वाला फॉर्मूला क्या है? उसको पीते कितनी एनर्जी आ जाती है? कितना नुकसान हमारी सेहत के लिए ये ड्रिंक्स कर सकते हैं? सर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनर्जी ड्रिंक, जब भी कभी कोई चीज़ इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो आप इसमें देखें कि उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसमें हो क्या सकता है। जैसे कुछ पदार्थ है, मैं यहाँ किसी का ब्रांड का उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन उसमें कैफीन की मात्रा होती है। तो कैफीन कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आप सिंपल चाय या एक कप कॉफ़ी से भी वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। या उन पदार्थों में, उन पेय पदार्थों में थोड़ा सा ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिसको पीने की वजह से हमें थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी का आभास होता है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे पेय पदार्थ भी हैं, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स इनको हम बोलते हैं, इनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होता है और वो इतना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और विशेष रूप से छोटे बच्चों में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ों की आदत डाल देते हैं और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उन बच्चों को उस तरह के पेय पदार्थों से, उस तरह की फ्राइड चीज़ों से दूर रख पाना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक तरीके के मोटापे की जो शुरुआत है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसका मैं अभी उल्लेख कर रहा था, उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। और ये बात भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो एक मोटापा होता है जो हम बच्चों में पैदा कर देते हैं, उससे छुटकारा पाना ज़िंदगी में आगे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वही बच्चा अगर शुरू में दुबला पतला था, अगर बाद में वो वेट गेन करता है कुछ कतिपय कारणों से, तो उससे छुटकारा पाना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो अगर हम बात करते हैं पेय पदार्थों की एज ए एनर्जी ड्रिंक, तो मुझे लगता है कि अपने घर में आप सत्तू है या शिकंजी है या नारियल पानी है, इस तरह की चीज़ों का ही सेवन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर धूप में जा रहे हैं तो आप ORS टाइप के जो ड्रिंक होते हैं इनको ले सकते हैं, बजाय कि इनके जो बोतल बंद काले और ये हरे पीले जो ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इनमें शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी अभी सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उन जो कोडिंग में लिखी होती हैं उनको समझना आसान नहीं होता। तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि सच में बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड क्लिस्ट एक बार कोड्स होते हैं या कोडिंग्स होती हैं जिन्हें हर आदमी नहीं जानता। तो एक छोटा सा कोई प्रोग्राम हमारे बच्चों की स्कूलिंग में ऐसा होना चाहिए कि इनको हम कैसे समझें, क्योंकि उसमें बहुत ही क्लियर कट मेंशन होता है कि इस बार कोड का मतलब है कि इस चीज़ से कैंसर भी हो सकता है, या इस बार कोड का मतलब है कि इसमें इस प्रकार का प्रिजर्वेटिव है जिसके कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे पूरी तरह अनजान हैं। तो उन बार कोड्स को या उन कोडिंग्स को उन पे देने का हमें कोई डायरेक्ट लाभ नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए भी शिक्षित करना चाहिए
कि वो अपने जो प्रतिदिन का उनका कैलोरी कंजप्शन है, जितनी कैलोरीज वो इस्तेमाल करते हैं और किसी भी खाद्य पदार्थ से कितनी कैलोरीज उनको मिल रही है, इस चीज़ को समझना वो ज़रूर सीखें। आजकल ये बहुत आसान है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप वो गूगल पे भी टाइप करते हैं कि मुझे समोसे से कितनी कैलोरी मिलेगी, या मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि बताया जाता है कि 300 मिलीलीटर की एक कोल्ड ड्रिंक में 9 चम्मच तक चीनी हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो चीनी हमें कितनी कैलोरीज देगी और हमारे मोटापे को या हमारे। डॉक्टर शर्मा, जब कैलोरीज की बात होती है तो कैलोरीज बर्न करने के लिए हमें सबसे पहले दिखाई देता है जिम। हम जिम चले जाते हैं, वहां एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, लेकिन वहां मिलने वाले फूड्स, स्टेरॉइड्स, कई तरह की जो चीजें वो हमको फिर और नुकसान पहुंचाती हैं। तो सर, हमें तो राह में कांटे बिछे हुए ना, हम कहां पे कैसे बचें, क्योंकि ये तो एक बड़ी प्रैक्टिस है जिसे आप समझा रहे हैं। सर, जिम में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ पे जाके स्टेरॉइड्स लेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ हमारे समाज में चल रहा है, क्योंकि आजकल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया वगैरह से लोग बहुत जुड़े होते हैं। कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो उसका प्रचार प्रसार अपने अंदाज में होता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी थे, वो जिम में थे, उनके साथ अगर कुछ दुर्घटना हो गई, लेकिन ये कारण जिम नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे उनके साथ पहले से क्या बीमारी थी, या वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे जो आमतौर पे प्रतिबंधित है, और डॉक्टर कभी भी उन चीज़ों को एडवाइस आपको नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ तक थोड़ा बहुत प्रोटीन्स वगैरह के सप्लीमेंट लेने की बात है, वो लिए जा सकते हैं। अगर आपकी किडनीज वगैरह पहले से स्वस्थ हैं तो आपका कोई एज, बहुत ज़्यादा एज ग्रुप में आप फॉल नहीं करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी से रिजल्ट देने के लिए स्टेरॉइड्स लोग यूज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यूज़ करते हैं। आप लोग मतलब जिम में बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, मेफेंटरमिन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब डॉक्टर्स कभी यूज़ करते हैं अपने आईसीयू ट्रॉली में, अपने आईसीयू रूम में, तो डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मैं ये देखता हूँ कि उन इंजेक्शंस को लोग इतने आराम से लगा रहे हैं जैसे कि कोई ये सामान्य स्टोर पे मिलने वाली डिस्प्रिन की गोली होती है। तो ये सब चीज़ें कि हमें जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है कि जिम बुरा नहीं है, लेकिन जो शॉर्टकट आजकल जिम में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो तथाकथित कोच हैं वो अपने जो उनके ट्रेनीज हैं उनको बता रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। तो सेहत के लिए भी कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत खेती में कैसे होती है, अनीता जी हमें अच्छे से समझाती है। अनीता जी, साबुत अनाज है, दाल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन क्या ये वाकई पॉसिबल हो पा रहा है डाइट के हिसाब से? आज के टाइम में दुर्भाग्यवश कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसी शायद ही अवेलेबल हो जिसमें केमिकल फूड प्रोसेसिंग के दौरान, फूड प्रिजर्वेशन के दौरान या खेती करते वक्त उसमें इस्तेमाल ना हुआ हो। दुर्भाग्य है कि ऐसा ना ही कोई फल, फूल, सब्जी या कोई भी धातु कुछ भी ऐसी नहीं है जो बिना मिलावट के बाजार में उपलब्ध हो। इसका निवारण सिर्फ एक चीज़ है कि सीधे फार्मर के साथ जुड़ा जाए, लोग जागरूक हों, उन्हें अपने खाने पीने के राइट्स पता हों, वो उसके लिए आवाज़ उठाएं, बोतल बंद कुछ भी ना ले लें। जैसा कि डॉक्टर विजय ने अभी बहुत बढ़िया बताया कि पैक्ड फूड ना खाएं। पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा घातक है शरीर के लिए, और एज अ फार्मर मैं कहूँगी किसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें। क्या वो उगा रहे हैं, क्या पद्धति वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने खेतों में डाला है। हम खेती में जितनी शक्ति अपनी मिट्टी को देंगे नेचुरल फॉर्म में, उतनी ही हमारी ह्यूमन बॉडी में आएगी। अनिता जी, कितना व्यवहारिक है कि हर किसान के पास आदमी जाए, पूछे भाई तुमने क्या उगाया है, कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है, कौन से रसायन इस्तेमाल किए हैं। हमें व्यवहारिक दिखता है, इतना समय है किसी के पास आज कि वो अपने किसान को जाने, जो जानना बहुत जरूरी है। घनश्याम जी देखिए, अगर आपके पास सेहत के लिए ही समय नहीं है तो मैं माफी चाहती हूँ कि फिर आपके पास किसी और चीज के लिए समय हो ही नहीं सकता। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम, तो कितने लोग आ जाते हैं आपके पास पूछने के लिए, क्या भाई अनीता जी आज खेत में क्या उगा रही हैं, कितने लोग आते हैं मैम? हाँ, संख्या बहुत कम है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। हाँ, जो लोग नहीं आ सकते, लाइव वीडियोस के माध्यम से हम उन्हें दिखाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी प्लेट तक जो आ रहा है उसके पीछे तैयार होने में कितनी मेहनत हुई। तो लाइव आकर हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि कैसे उनका अनाज उत्पादन हम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का ट्रस्ट हम आज के समय में, जहां आप एक नॉर्मल ठेले पे भी जाएंगे वो कहेगा जी जैविक है मेरा, बिना खाद पानी का है। ऑर्गेनिक इतना सस्ता शब्द हो गया है कि लोगों का उससे विश्वास उठ गया है। आप कहीं निकल जाइए, हर एक चीज आपको जैविक के नाम से, सिर्फ पैकेजिंग बदल गई है। उस बीच ऑर्गेनिक
रियल टर्म्स में लोगों को मिलना बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम पूरी जितना हम कोशिश कर सकते हैं फार्मर्स के साथ से, सहयोग से लोगों को बताने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बदलाव बड़े से बड़े लेवल पे लाने के लिए। बताता है कि जिस ऑर्गेनिक खेती की आप बात कर रही हैं, उस खेती को करने वाले किसानों का आंकड़ा बहुत कम है, आधे से भी कम है। जब वो रेशो हमारे सामने है तो फिर रासायनिक खेती जो लोग कर रहे हैं उनके उगाई हुई चीजें तो हम तक पहुंचेंगी ना, आप जैसे लोग तो बहुत कम है। रसायन के मामले में घनश्याम जी मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि रसायनों का प्रयोग भी हो रहा है तो वो एक निर्धारित मात्रा के तहत ही होना चाहिए। कौन तय करेगा? सरकार तय करती है, समय समय पर बताती है सरकार की जी आप इतना डालो, पर बदमाशी हर एक चीज में हो रही है। देखिए कोई भी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सत्संग हो गया ना मैम, ये तो फिर सत्संग हो गया, आइए उपदेश सुने टाइप में। नहीं देखिए हर एक चीज जो है वो ईमानदारी और डिसिप्लिन पर टिकी हुई है। फिर चाहे वो फौज की नौकरी है, चाहे वो किसान की है, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन आप उठा के देख लें। एक टीचर है, मैम घर चलाना है, आर्थिक जिम्मेदारी है, किसान है उसका भी परिवार है। आपकी ऑर्गेनिक खेती फायदे का सौदा है, उसे समझाइए भी तो पहले। फायदे का सौदा ऑर्गेनिक खेती इसलिए है, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जहां लोगों का ब्लड कैंसर का लेवल जो है 24 पे था, पर हमारा ऑर्गेनिक खाना खाने के बाद 0.4 पर वो आया है। मतलब ऑर्गेनिक फूड लोगों की सेहत पे काम कर रहा है। बस कमी ये आ रही है कि लोग उस लेवल पे अपने अधिकारों को नहीं जानते, और वो कैंडल मार्च क्यों नहीं करते हैं खाने को लेकर? लोग रोड पे क्यों नहीं निकलते हैं कि भाई हम बेकार खाना नहीं खाएंगे, पेस्टिसाइड वाला नहीं खाएंगे? कैंडल मार्च और तख्तियां लेना आपको लगता है कि फ्रूटफुल होते हैं? हमने तो कई इश्यूज में देखा है लोग कैंडल लेके जलाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, 2 दिन बाद वही घटना हो जाती है। नहीं देखिए, आवाज कहाँ रहता है मैम कैंडल मार्च? अपने अधिकारों को जानना होगा, आवाज उठानी होगी, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। सिर्फ आप सोचें कि घर पे बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हम ज्ञान लें या फिर हम गूगल सर्च पे बैठे रहें, मुझे नहीं लगता उससे बात बनने वाली है। पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, कुछ ना कुछ एहतियाती कदम अब उठाने होंगे। ठीक है, अविनाश जी भी हमारे साथ में पत्रकार हैं। अविनाश जी, क्या वाकई ये अलार्मिंग सिचुएशन है या वी हैव क्रॉस द लाइंस? हमने अलार्मिंग सिचुएशन को पार कर लिया है, क्या समझ में आता है सर? रिपोर्ट्स क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था इस शो से पहले वो वाकई डराती हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2030 तक ये आंकड़ा जो ओबेसिटी का है वो 50% को पार कर जाएगा, यानी पूरी आबादी के 50% से ज्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार होंगे। कई और रिपोर्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर विजय कह रहे हैं कि हमारा मकसद डराना नहीं है, और हम डराना भी नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अलार्म करना चाहते हैं। तो क्या हम उस अलार्मिंग सिचुएशन में हैं या फिर पानी सर से ऊपर निकल गया है? जी, आपका ये इस प्रश्न का जवाब दूं इससे पहले मैं अनीता जी ने अभी जो बात कही थी, बस एक छोटा सा कमेंट मैं उस पर करूँगा। अनीता जी ने जैसे कहा कि हमें किसानों से जाके मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या उगा रहे हैं और उसमें कितनी मात्रा में यूरिया या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या क्या क्या कौन कौन से ऐसे रासायनिक तत्व उसमें वो प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल जो अभी हमारा जो देश का जो स्ट्रक्चर है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, तो अब अभी वर्तमान में जो उपभोक्ता है वो सीधा किसान से कहीं नहीं जुड़ा है। हम किसान से खरीदते कहाँ हैं? तो हम किसान से जाके पूछेंगे। हम तो खरीद रहे हैं ठेले वाले से या मार्केट से या फिर शोरूम से या और सारी चीज़ें, या फिर ऑनलाइन हम मंगा रहे हैं, तो हम तो उनकी रेटिंग्स को पढ़ते हैं, हम वो क्या दावा कर रहे हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। किसान के पास ना तो हम जाके, पहले किसान उगाता था और नज़दीक की मंडियों में बेचता था, लोग उन मंडियों से खरीद के सीधा लेके आते थे और कंज्यूम करते थे। अब तो किसान के साथ हमारा उपभोक्ता का वो संबंध रह ही नहीं गया है, तो किसान से मुझे ये बहुत व्यवहारिक नहीं लग रहा है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी कदम है, ये ऐसा होना चाहिए। ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी कि आज मैं किसान से मिलने जा रहा हूँ, आज मुझे छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मुझे आज किसान से मिलना है, ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी जैसा कहा कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी इतवार के दिन हम अपने घर के नज़दीक की किसी बड़ी मंडी तक पहुंच जाते हैं कि वहाँ हमें सस्ता और ताज़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर जब हम इतने जागरूक हैं कि आज मैं अपने पड़ोस से सब्जी और फल ना लेके मैं नज़दीक की मंडी में चला जाऊं, तो मैं इतना भी थोड़ा एफर्ट और लगा सकता हूं कि मैं पास के किसान से जाके बात कर सकूं। अच्छा, जहां तो मुझे जानकारी ना, मंडी में इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। हम इसलिए नहीं जाते कि फ्रेश मिल जाएगा या हमें ऑर्गेनिक मिल जाएगा, हम सोचते हैं जो ठेले वाले भैया हैं उससे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। 100% तो मोटिव हमारा सस्ता वाला है ना, सेहत वाला कहाँ है अविनाश भाई? नहीं, लेकिन वो मोटिव हमारा ये है कि हम एडिशनल प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो हम उसमें उसके रेट में हम एडिशनल
हासिल कर रहे हैं या फिर हम उसके बारे में एडिशनल जानकारी ले रहे हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि जब हम किसान से खरीद ही नहीं रहे हैं तो उससे जाके बात करने का मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब ही क्या होगा। तो पर ऐसा क्यों नहीं अविनाश? देखिए, हम अपना फैमिली डॉक्टर जानते हैं, हम अपना टीचर जानते हैं, हम अपना टेलर तक जानते हैं, इवन सलून वाले भैया को भी जानते हैं, मैं हेयर कट वहीं कराऊंगा, शेविंग वहीं कराऊंगा। तो अनीता जो कह रही है असल में कि किसान को क्यों नहीं जा रहे? नो योर फार्मर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, जिसके आसपास के 50, 60, 70 किलोमीटर की परिधि में कोई खेती का काम नहीं होता, तो आप कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे शहर में जाएंगे आप पता करने के लिए, जबकि आपको पता भी नहीं कि क्या एग्जैक्टली उसी शहर से वो वस्तु आपके पास आ रही है। आज तो सारी चीज़ें दिल्ली में बाहर से आ रही हैं, मछली बाहर से आ रही है, चिकन बाहर से आ रहा है, फल सब्जियां बाहर से आ रही हैं, सारी चीज़ें, गेहूं चावल सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे? बासमती के बारे में पता करने के लिए उत्तराखंड जाएंगे, सेब के बारे में पता करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वो भी हमारी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें ये पता लगेगा कि हमारा कुछ फ़ायदा है उसमें, तो हो सकता है कि हम उसमें हम आगे बढ़े। भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या पता करेंगे। लेकिन अविनाश, एक जगह है वैसे, डीडी किसान, यहाँ पे आके सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ एक ब्रेक भी लेना होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, खान पान की बात हो रही है, आपकी सेहत की बात हो रही है। ब्रेक की उस पार भी रहिएगा हमारे साथ। ऐसा कैसे कर सकते हैं बंटवारा? अरे कौन तय करेगा जी? कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिंदुस्तान में रहेगा? बेहतर यही होगा कि आज हमें जो 70-80% देश का हिस्सा मिल रहा है, उसी को ले उसे हम मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज बात सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपकी हो रही है, क्योंकि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और आपके अपने सेहत के लिहाज से बहुत खास होनी चाहिए, और बेहद खास मेहमानों का बेहद खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके मन के सारे सवालों का जवाब आज दे रहा है। डॉक्टर विजय भी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर विजय, 2 ब्रेक से पहले हमने जो बात की उसके हिसाब से लग रहा है कि हेल्दी खाना ही दवा है, औषधि है। इस मेडिसिन को अगर समझ जाएंगे तो फिर दूसरी मेडिसिन के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। सर, आपके जो मरीज हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी सर, वहां बिजनेस नीचे चला जाएगा फिर। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि वो बिजनेस जो है वो मरीजों की जो है संख्या कम हो। मैं एम्स में रहा हूं 10 साल, वहां देखा मैंने कि बच्चे जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं, बड़े कैंसर से पीड़ित हैं, और वो वेटिंग लाइन में ही जो है बेचारे मर जाते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस खाने पीने की वजह से इतनी बढ़ गई हैं बीमारियां। आपके हर ब्लॉक में, मतलब हार्ट वाले में जाएंगे वहाँ पे भी वेटिंग, ब्रेन ट्यूमर वाले में जाएंगे वहाँ पे वेटिंग, हर जगह जो है इतनी वेटिंग बढ़ गई, मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है। आप अस्पताल पे अस्पताल खोलते चले जाएंगे, लेकिन ये संख्या कम नहीं होगी जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारे खान पान को ठीक नहीं करेंगे। ये संख्या बढ़ती ही चली जाएगी और हमारे अस्पताल कम पड़ते चले जाएंगे, डॉक्टर भी कम पड़ते चले जाएंगे। तो जो सावधानी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो है पहली लाइन ही जो है मेडिकल बुक्स में यही है। तो एक कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि समाज में जो है सब बीमार हों, उसकी चपेट में वो डॉक्टर भी आएंगे, उनका परिवार भी आएगा। मैंने कितने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जिन्हें जो है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हुई हैं और उनमें कोई ऐसी जो है बुरी आदत भी नहीं थी। तो ये जो खान पान है, इनसे हमारा जो जेनेटिक मेकअप जो है वो भी प्रभावित हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल जिनमें कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या उस तरह की गलत हैबिट नहीं है, फिर भी उनमें ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की या आपकी जो है कैंसर की। तो ये सब जो है एक ही चीज़ कॉमन है कि जो आपका खान पान है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट हो गई है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि नो यूर फार्मर, जैसे फैमिली डॉक्टर एक होता था, ऐसे ही आप एक फैमिली फार्मर वाली जो है वो चीज़ हमें अपने जीवन में लानी होगी। और मैं कहता हूँ कि जो ऊपर वाला तबका है, पहले ये अब धीरे धीरे शुरू भी हो गया है। मैंने देखा है काफ़ी हाई क्लास जो पेशेंट्स आते हैं
वो उन्होंने अपना फिक्स कर दिया है कि उनके फार्मर्स जो हैं फिक्स हैं, दाल वाले भी, और जैसे बासमती के लिए कह रहे थे कि वहाँ जाएंगे, तो वो उनके लिए फिक्स हो गया। अब उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया है। नहीं तो उन्हें पता है कि चाहे पैसा कितना भी होगा वो भी इस चपेटे में आ जाएंगे, इस मिलावट भरे खाने को अगर खाते रहे तो। ठीक है, डॉक्टर डी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, तो फिर किस किस लेयर पे हम कितना अवेयर हो जाएं, ये तो बड़ा कठिन काम है। मतलब घर से निकलते ही, ऑफिस जाते ही, फिर घर आते ही कई ऐसी चीजें, कई ऐसे पैटर्न्स हैं और कई ऐसी लेयर्स हैं जिन पे हर बार अलार्म होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ये भी सर हम कहते हैं कि देखिए एक्सरसाइज करिए, अब उस एक्सरसाइज का क्या फॉर्मेट है, ये तो बड़े चैलेंजेस हैं सर जो कम समय में पूरे करने हैं हमको। घनश्याम जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बिल्कुल चैलेंजेस नहीं है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि हम अपनी हेल्थ को अभी भी प्रायोरिटी पे नहीं मानते हैं। जहाँ तक हम खान पान की बात कर रहे हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप इसको दो हिस्सों में अगर विभाजित करके देखें इस इशू को, तो एक तो ये चीज़ है कि जो हमें बाहर से मिल रही है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि जो बाहर मिल रहा है, क्या हम उस अच्छी चीज़ को खाने के लिए तैयार हैं? कौन हमसे कहता है कि हम डेली पिज़्ज़ा मंगाएं, हम डेली कोल्ड ड्रिंक पिएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ में हम एक फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट भी पकड़ाएं? इस चीज़ के लिए कौन सा सरकार या कोई किसान हमें मजबूर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यहाँ दो इशू हैं। एक इशू ये है कि हमारी अपनी आदतें ख़राब हैं, सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा। और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स की या बीमारियों की जो चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं दुनिया में, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। जैसे आइसबर्ग होता है ना कि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर दिख रहा होता है पानी के, और 1/8 से ज़्यादा उसका पानी के नीचे डूबा होता है। तो जितनी भी हम इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी हुई बीमारियाँ, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ को आजकल हम देख रहे हैं, ये बहुत छोटा है जो दिख रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा विस्फोट अभी होना बाकी है, क्योंकि यही बच्चे कल को बड़े होंगे, ये भी माता पिता बनेंगे, तो इनके बच्चे तो लगभग आप कह सकते हैं कि पैदा ही इन अवगुणों के साथ होंगे। गुण तो नहीं कहना चाहिए, इन अवगुणों के साथ होंगे, और उनके बच्चे फिर आगे स्वस्थ जीन्स ही उनको नहीं मिलेंगे अपने जीवन को सही से रखने के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें हमारे वश में नहीं है कि मैं कौन सा खाना खाऊँ, कहाँ से मैं फल लूँ या कहाँ से मैं दाल लूँ, लेकिन कम से कम ये मेरे अपने हाथ में है कि मैं ये जानूं कि क्या चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप कैसा भी फैट लेंगे वो अच्छा, आप कैसा भी बर्गर खाएंगे वो नुकसान ही करेगा। तो कम से कम वो चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें करिए। प्रोग्राम के, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर हम कोई फल लाए, सब्जी लाए, कैसे हम उन्हें क्योर करें, कैसे बचाएं? कोई 2 बड़े टिप्स अगर आप चलते चलते देना चाहें डॉक्टर शर्मा। जी सर, ज़रूर। सबसे पहले जैसा अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विजय ने पहले भी उल्लेख किया था, एक हमारे यहाँ नया ट्रेंड चला है, जो लोग समर्थ लोग हैं एक्सोटिक फ्रूट्स खाएंगे, जिसका सीजन नहीं चल रहा हम तो वही खाएंगे, और ये हमारे स्टेटस सिंबल बन गया है। तो सबसे पहले यही है कि जो आपके लोकल मार्केट में आपकी मौसम के हिसाब से प्रकृति आपको फल प्रोवाइड करा रही है वो बहुत अच्छे होते हैं। अपेक्षाकृत कम पेस्टिसाइड्स या कम प्रिजर्वेटिव का यूज़ उनमें किया जाता है। तो मौसमी फल जो आपके क्षेत्र एरिया में होते हैं उस मौसम के हिसाब से उनका सेवन ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कीटनाशक वगैरह का प्रयोग फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर किया जाता है, तो उनको लाने के साथ हम अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सारी फल और सब्जियों को किसी बड़े कंटेनर में डाल के उनको पानी में डिप करके, आप अगर खाना सोडा जो लगभग हर घर में उपलब्ध होता है, 2 चम्मच खाना सोडा डाल दें। 15 से 20 मिनट आप उन फल सब्जियों को उसमें डिप रखें और बाद में रनिंग वाटर से उनको वॉश करके यूज़ करें, तो भी इससे बहुत हद तक बचाव हो जाता है, क्योंकि खाना सोडा एक एल्कलाइन प्रवृत्ति का केमिकल है और ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह को काफ़ी हद तक सरफेस से साफ़ करने में हमारी मदद करता है। प्लस ऊपरी छिलका अगर किसी सब्जी में है, जैसे कि कैबेज है या अनियन है, तो इनकी ऊपरी जो छिलके हैं इनको हटाने के बाद फलों को हमेशा, सब्जियों को हमेशा धोने के बाद छीलना या काटना चाहिए, जिससे कि वो जो भी नाइफ आप यूज़ कर रहे हैं उससे वो ऑलरेडी अंदर वो कंटामिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनिता जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिता जी, जब हम छोटे थे तो हम इंतजार करते थे जब गर्मियां आएंगी तब हम आम खाया करेंगे, गर्मियां आएंगी तो लीची खाया करेंगे। अब तो मैम हमारे बच्चों को तो सब कुछ हमेशा ही मिलता है। आम भी ले लीजिए, लीची भी ले लीजिए, दूसरे फल भी ले लीजिए। तो मैम ये कहाँ से आ रहे हैं? अगर किसान जागरूक है और ये सिर्फ जेब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खेती मुनाफे का सौदा नहीं है, तो ये आम हमें मैम 12 बरस मिल रहा है, क्या हो रहा है मैम? ये जो आम या बाकी की सब्जियां हैं या फल हैं, ये कोल्ड स्टोरेज में एक सर्टेन टेम्परेचर पे रख के फिर मार्केट में ये उपलब्ध होते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मिल रहे हैं। दूसरा,
इसकी डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 1, हमारे पास भी लोग आते हैं, जब हमारे पास मौसमी कोई सब्जी नहीं होती या फल नहीं होता तो लोग आके बोलते हैं जी हमें ये वाला चाहिए। हम उन्हें साफ बता देते हैं जी इस चीज़ का मौसम नहीं है और ऐसा हम प्रबंध भी नहीं करेंगे, ना ही आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर अविनाश जी ने जैसा कि बताया अभी कि लोग क्या अब पहाड़ों पे जाएं। देखिए, लोग पहाड़ों पे घूमने भी जाते हैं, तो फार्मर के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? एक अच्छा फार्मर अगर आपने बना लिया है अपना, आप उनके साथ एक रिश्ता ऐसा बना लेते हैं तो वो आपको हर एक चीज, इतना सामर्थ्य वो रखते हैं जो उपलब्ध करा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने अभी बताया कि स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है और सोडा अल्कलाइन वाटर बना के हम जो अपना पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी छिड़काव होता है फल सब्जियों पे, मैं नहीं मानती कि उससे भी कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही घातक पेस्टिसाइड केमिकल का खेती में इस्तेमाल होता है। और अगर हमने ये बात ऐसे बोलनी शुरू कर दी तो लोग सोचेंगे ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, बस सोडा डालो और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी और उसको हम खाना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर शर्मा, मैं इस बात को आपके जो है नहीं वो करूँगी कि लोग इस प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, नो योर फार्मर, नो योर फूड। आ रहा है उससे कुछ बचने के लिए तो ये प्रयास हो सकता है। हाँ, वो आप 100% ना भी एग्री करें तो कुछ मतलब वो मैं वर्स से कभी-कभी बैड अच्छा होता है ना, तो वो तो हो सकता है। हाँ, बस ये सिर्फ 1% तक हम लगा सकते हैं, 1-2% जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी तौर पे इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। और आपको मुझे मेरे परिवार के लिए अगर प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पे रखना है तो फिर मुझे आपसे कैसे कांटेक्ट करना होगा? आप मुझे क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे? बताइए नेशनल टीवी पे मैम। आज देखिए, हम आज के दौर में सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, खेतों में भी आइए समय निकाल के, वीकेंड पे आपको ऑफ डेफिनेटली मिलता होगा, उसमें आप आ सकते हैं। पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, विदेशी टूर करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो एक विजिट नियर बाई फार्मर के पास हो सकती है। और आपसे तो हम ज्यादा दूर है भी नहीं, तो आप तो कभी भी आ सकते हैं। चलिए, तो फिर ठीक है, हमारे परिवार के लिए आज फार्मर मिल गया। थैंक यू सो मच। लेकिन अविनाश जी भी मेरे साथ हैं। अविनाश जी, असल में वैश्विक स्तर पे जो जंक फूड का व्यापार है वो अभी की डेट में 5,775 करोड़ का है और ये 2030 तक लगभग 8 करोड़, जी हाँ 8,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। ये जो स्पीड है जंक फूड की, ये बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली वो बातें जो हम लगातार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की, साबुत दाल की, पेस्टिसाइड्स की, रसायन की। जंक फूड का व्यापार तो बहुत बढ़ रहा है, तो जहां पैसा है वहीं सब कुछ है, ये कम कैसे होगा फिर? बिल्कुल, लेकिन घनश्याम जी, मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से देश में मिलेट्स और मोटे साबुत अनाज के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अब तक क्योंकि हमारे पास, हमने इस बारे में सोचा नहीं था कि वो जंक फूड जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बर्गर में जो हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ब्रेड यूज़ हम मल्टी ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, हम मोटे अनाजों के से बने हुए ब्रेड यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर और जो जंक फूड्स हम जिन्हें कहते हैं, आजकल लोग इतने जागरूक होने लगे हैं कि वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने लगे हैं, जैसे कि कुछ समय पहले तक डिम्सम्स या फिर मोमोज़ जो हैं वो आजकल लोग आटे का भी बनाकर खाना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग थोड़े जागरूक होने लगे हैं और समस्या है तो मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा जो ग्रे मैटर है, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। हम जितनी ये सारी बातें कर रहे हैं कि नो योर फार्मर या वीकेंड पे हम जाके और लोगों से जानकारी ले लें, सब कुछ ये देखिए, ये जो उच्च मध्यम वर्गीय तबका है जो कि 10 या 8 या 10% है देश का कुल, और बाकी और लोग जो हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी उसका जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल है, ये सारी चीज़ें उतनी व्यवहारिक नहीं रह जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं बड़ा ओपन हूँ और मैं किसी भी चीज़ के लिए एक नकारात्मक भाव नहीं रखता। ये अच्छा प्रैक्टिस है। और लेकिन हाँ, किस तरीके से जो अंतिम व्यक्ति तक है, जैसे मैं किसान की भी बात कर रहा हूँ, जिस किसान से आप मिल रहे हैं वो एक सीमांत किसान नहीं होगा जहाँ तक मेरा मानना है। तो ऐसे किसान भी कैसे लोगों तक पहुँचे और कैसे वो गरीब व्यक्ति तक भी पहुँचे और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों, दोनों एक दूसरे से लाभ हासिल करें, ये भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये
कि हमें किसानों को ये भी बताना होगा कि आप सिर्फ खाने वालों के सेहत पे इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि आप खुद के सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आश्चर्य हो गया था मुझे कुछ वर्षों पहले जब मुझे पता चला कि पंजाब से एक स्पेशल कैंसर एक्सप्रेस चलती है जो राजस्थान जाती है, भटिंडा से बीकानेर जोधपुर तक जाती है, और उसमें भर भर के लोग रोज कैंसर के ट्रीटमेंट कराने के लिए बीकानेर जाते हैं। तो ये वो किसान ही है, उन्होंने इतना पेस्टिसाइड, इतने यूरिया, इतने इंसेक्टिसाइड यूज़ किए कि वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, सारी चीज़ें प्रदूषित हो गई हैं, और लोग खाकर जो 5 साल 10 साल में बीमार होंगे वो किसान खुद से और उनसे पहले बीमार हो रहे हैं। उसकी स्किन की बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, लंग्स की बीमारियाँ हो रही हैं, लीवर की बीमारियाँ हो रही हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये सोचकर बच जाएंगे कि ये दूसरा कोई कंज्यूम कर रहा है तो सिर्फ उसको ही इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, ये आप पे भी पड़ेगा। इसलिए हम सभी को मिलजुल के इसका समाधान भी ढूंढना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सबका भला हो। तो जो बोएंगे वही काटेंगे और वही रिवर्ट होगा। हमको बहुत अहम जानकारियां आज इस चर्चा में मिली। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर क्या करना है आपको? अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा व्यवहार करना है और अच्छी मानसिकता के साथ अपनों का भी ख्याल रखना है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्टे हेल्दी। सच के साथ में आज बस इतना ही। नमस्कार।